दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूं जिसमें ट्रंप ने क्या कदम लिया है, ट्रंप का क्या बैकअप प्लान है, उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में आपके सामने रखा है। और उसकी वजह से मंडे को स्टॉक मार्केट किस तरह से ओपन हो सकता है उसके ऊपर भी बातचीत हमने यहाँ पे की है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने स्टॉक्स पे आते हैं कि मंडे को कुछ सेक्टर्स है, कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया है कि ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाया है वो सब इलीगल है। और उसकी वजह से प्रोसेसिंग भी होगी आगे चल के कि जिसने भी जितना टैरिफ दिया है वो रिफंड भी हो सकता है। उसके ऊपर भी हमने बातचीत की थी डे 1 पे जैसे ये न्यूज़ आई थी। खैर वो रिफंड होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मंडे को कुछ कंपनीज है, स्टॉक्स है जहाँ पे काफ़ी अच्छे रिएक्शंस आ सकते हैं। फर्स्ट, ज्वेलरी कंपनी के स्टॉक्स। आपने देखा था 25% से यानी 50% से जो हमने देखा कि 18% टैरिफ हुआ था, उसके बाद में ये कंपनी के स्टॉक्स काफ़ी चले थे। तो यहाँ से अब 18% टैरिफ पूरी तरह से हट चुका है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स में और अच्छी तेजी आ सकती है। सो कंपनीज के नेम्स आप देख सकते हैं, टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, टीएम ज्वेलरी है, स्काई गोल्ड है, सेनको है। इनकी जो ग्रोथ अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी तेजी देखने को मिली, कितनी गिरावट हमको देखने को मिली पिछले एक साल में, तो वो डेटा यहाँ पे है। टाइटन की बात करें तो 33% के रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं, और टीएम की बात करें तो 114% के रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। यानी ये दो कंपनीज है जहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, और शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं इन्हीं कंपनीज के ऊपर प्ले करने वाले हैं। साथ में आगे चलते हैं, डेटा सेंटर कंपनीज, एआई कंपनीज, उनकी भी कल काफ़ी अच्छी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। कल मतलब मंडे को यहाँ पे हम देखें नेटवेब है, ई2ई है, अनंतराज है, ओरिएंट है। रिटर्न्स के वे में अगर हम देखें तो नेटवेब ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद में ई2ई ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब इसके पीछे का रीज़न आपको बताइए। नेटवेब हो या ई2ई हो, दोनों कंपनीज की पार्टनरशिप हुई है एनवीडिया के साथ में। अभी इसी वीडियो के अंदर और भी कुछ कंपनीज मैं आपको बताऊंगा जो एनवीडिया के साथ में पार्टनरशिप कर चुकी है, और उनके स्टॉक्स के अंदर भी कल के दिन यानी मंडे के दिन आपको अच्छे रिएक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ईएमएस कंपनीज, यहाँ पे भी अच्छा स्कोप हो सकता है। डिक्सॉन, केन्स, पीजीईएल, सीजी पावर, और सबसे अच्छा परफॉर्म यहाँ पे किया है सीजी पावर ने जस्ट 20% के साथ में, क्योंकि बाकी कंपनीज एक साल में अंडर परफॉर्म कर चुकी है, नेगेटिवली रिटर्न्स दे चुकी है। तो यहाँ पे भी कल यानी मंडे को अच्छी तेजी हम देख सकते हैं। उसके बाद में ऑटोमोबाइल जो कंपोनेंट होते हैं, एंसिलरीज वाली कंपनीज होती हैं, उनके भी अच्छे रिएक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करती है कंपनीज काफ़ी ज़्यादा। यूनो मिंडा है, इसमें मदरसन है, गैब्रिल है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है। सोनाकॉम से, और सबसे अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे गैब्रिल ने दिए हैं, और उसके बाद में मदरसन ने दिए हैं, और यूनो मिंडा ने दिए। पिछले एक साल का डेटा यहाँ पे अपन देख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं फार्मा के ऊपर। फार्मा भी हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, और फार्मा के ऊपर भी टैरिफ बढ़ा था। तो डिविस लैब है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, और यहाँ पे कुछ अच्छे रिटर्न्स बने नहीं है पिछले एक साल में। सो मोमेंटम यहाँ पे नहीं होगा। मोमेंटम मोस्टली आपको देखने को मिलेगा ज्वेलरी कंपनीज के स्टॉक्स में, और ईएमएस कंपनीज में भी हो सकता है, साथ में डेटा सेंटर वाली कंपनीज में भी हो सकता है। कुछ मोमेंटम शायद अपन देखें मंडे को केमिकल कंपनी के स्टॉक्स में भी, और इसमें भी कंपनीज के नेम्स आप देख सकते हैं, एसआरएफ है, विनाती है, नियोजन है, पीआई है, और सोलर है। सोलर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 50% के रिटर्न्स बने पिछले एक साल में, और उसके पीछे का रीजन है डिफेंस कैटेगरी में यहाँ पे होना। कोल इंडिया, डिफेंस कंपनीज से काफ़ी बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते हैं। सो टेक्निकली भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करेंगे। सो अब दोस्तों कुछ ऐसी कंपनीज को डिस्कस करते हैं जिनकी एनवीडिया के साथ में पार्टनरशिप हो चुकी है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, और इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की है कुछ कंपनीज नेम्स आप देखोगे। रिलायंस है, एल है, ई2ई है, इन्फोसिस है, डिलीवरी है। ये कुछ कंपनीज हैं जो एनवीडिया के साथ में रिसेंटली पार्टनरशिप कर चुकी है। नेटवेब का नाम यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो पहले से ही पार्टनर्ड है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनीज है जिन्होंने जस्ट अभी कुछ ही टाइम के अंदर पार्टनरशिप की है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एनवीडिया एक्सपेंड कर रहा है एआई प्रेजेंस इंडिया के अंदर, क्योंकि एंथ्रोपिक की भी बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है उसका इंडिया, यूएस के बाद में। तो एनवीडिया भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करा है। मल्टीपल पार्टनरशिप्स यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है, और उसके अंदर कुछ कंपनी के नेम्स है। अब ये कंपनी के अंदर क्या क्या पार्टनरशिप है उसको चेक कर लेते हैं। एल एन टी की जो पार्टनरशिप है ऑब्वियस है, इंफ्रा कंपनी है, तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, यानी डेटा सेंटर एक्सपेंशन जो कि चेन्नई में होगा, मुंबई में होगा, उसको लेकर यहाँ पे पार्टनरशिप की है। ई2ए नेटवर्क की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एनवीडिया ब्लैकवेल जीपीयू क्लस्टर, इसको लेकर यहाँ पे पार्टनरशिप कंपनी ने की है।
इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस की भी सिचुएशन आपको बताइए। इन्फोसिस का जो प्लेटफॉर्म है टोपास, उसके साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप की है। दोनों जो प्लेटफॉर्म्स है कंबाइनली काम करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि डेटा सेंटर के लिए ही पार्टनरशिप है, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। 110 बिलियन का यहाँ पे रिलायंस ने बातचीत की कि 7 साल में हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे डेटा सेंटर के ऊपर। सो एनवीडिया ने यहाँ पर भी पार्टनरशिप की है। उसके बाद में डिलीवरी को देखने चले तो एनवीडिया यहाँ पे क्या करेगा, यूज करेगा डिजिटल मैपिंग सॉल्यूशन। इंडिया की जो यूनिक जियोग्राफी सिचुएशन आपको बताइए, इंडिया के अंदर काफ़ी मतलब मैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको ईजी करने के लिए यहाँ पे एनवीडिया ने पार्टनरशिप किया। अल्टीमेटली फ़ायदा उसका एनवीडिया को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना डेटा वहाँ पे मिलेगा उतना ही ज़्यादा आउटपुट अच्छा एआई दे पाता है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे पार्टनरशिप हुई है। इनके टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले एल की बात करते हैं। देखो एल ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना दिया है, स्विंग दे दिया है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो सुपर पॉजिटिव। इससे पहले कुछ इस तरह के ब्रेकआउट्स यहाँ पर भी देखने को मिले थे, उसके बाद में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। देखते हैं यहाँ से अच्छी ग्रोथ इसमें आ पाती है या फिर नहीं। साथ में जैसे आपने देखा इंफ्रा के ऊपर भी सरकार ने अपने स्पेंडिंग बढ़ा दिया है, तो उसका भी फायदा यहाँ पे इन कंपनीज को ही मिलता है। मैक्सिमम जो सरकार के ऑर्डर्स हैं इसी कंपनी के पास में आते हैं। इसके बाद में E2E को देखते हैं। E2E में देखिए दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो रेसिस्टेंस यहाँ पे स्विंग का बन रहा था, ये फाइनल रेसिस्टेंस ये अभी 26% ऊपर है। लेकिन पिछले 2 दिन से अपन ने देखा कि एक पॉइंट है जहाँ से ये स्टॉक नीचे आ रहा है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 दिन से अपन देख रहे हैं कि ये कुछ रेसिस्टेंस बन रहा है। अब इस रेसिस्टेंस की बात करें तो ये वही रेसिस्टेंस है जो यहाँ पे इसको मिला। तो पहला रेसिस्टेंस इसको अभी मिल चुका है, सेकेंड रेसिस्टेंस में 26% का गैप है। अब देखिए होता क्या है, जो भी ट्रेडर है अभी अपनी पोजीशन बना रहे हैं वो ये देखेंगे कि ब्रेकडाउन होगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को हिट करके लॉस में बेच दूंगा। या फिर अगर कोई खरीद चुका है यहाँ पे या कहीं पे भी, वो कैसे पता करेगा कि ये जो स्टॉक है ये अब ऊपर नहीं, अब ये नीचे जाएगा, ये रिवर्स हो चुका है। तो रिवर्सल के लिए क्या देखते हैं अपन, ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन के लिए अपन देखेंगे सपोर्ट, सपोर्ट के लिए देखेंगे पिछला रेसिस्टेंस। तो यहाँ से अगर ये 6% नीचे गिरता है, क्लोज करता है, तो फिर ये टेक्निकली नेगेटिव होगा। और जिसमें जो अभी बायर है वो अपने स्टॉप लॉस को ऑब्वियस एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद में जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो अपने सेलिंग प्लान यहाँ पे बनाएंगे। ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट मैं आपको सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि किस तरह से एग्जिट किया जाता है, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। साथ में इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस अभी के समय आप देखोगे ना, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, 4 5 6 7 7 बार ऐसा है पिछले 3 साल में इस प्राइस पर इन्फोसिस आया और इस प्राइस से इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को प्रॉफिट दे के गया। कभी 10%, कभी 15%, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी 20%, कभी 30%। ठीक है, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे निकले हैं। तो इन्फोसिस अभी उस लेवल पे है। सेकंड जो लेवल है इन्फोसिस का, ये वाला अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे सपोर्ट है, और ये कितना नीचे है, ये 12% नीचे है। सो यहाँ से हो सकता है और प्रॉब्लम आए तो 12% नीचे, लेकिन अगर ये सपोर्ट मेंटेन होता है तो यहाँ से कई बार इन्वेस्टर्स के, ट्रेडर्स के पैसे बने हैं। तो काफ़ी एक क्रिटिकल और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल अभी इन्फोसिस फेस कर रहा है। इसके बाद में रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस की भी सिचुएशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई बार रिलायंस ने रेसिस्टेंस लिया है, उसके बाद में रिलायंस ने इसी को सपोर्ट लिया, वापस से रिलायंस इसी को सपोर्ट लिया, अब वापस रेसिस्टेंस पे जा रहा है, मतलब सपोर्ट पे जा रहा है। तो 5% का गैप यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा निफ्टी की सिचुएशन पे। निफ्टी अगर चलेगी तो यहाँ से ये भी चलेगा, अदरवाइज फिर 5% का गैप इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में डिलीवरी को देखते हैं। अब यहाँ पे तो बहुत रिस्क है, कंपनी प्रॉफिट लॉस ये सब चलता है स्टार्टअप कंपनीज में। तो चलो ठीक है, अपने रेसिस्टेंस को भी लेती है, तो 12% का गैप इसमें फिलहाल देखने को मिल जाता है। तो कुछ कंपनीज है जो सुपर रिस्की है, कुछ कंपनीज है जो लो रिस्की है। अपने अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के ऊपर स्टडी करेंगे। साथ में देखिए दोस्तों, एआई को लेकर एक और कंपनी है जिसके क्वेश्चन सारे कमेंट सेक्शन में कि क्या इसने ब्रेकआउट दे दिया है नेटवेब ने या फिर नहीं, उसको भी चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि नेटवेब ने उसी लेवल पर जाके क्लोजिंग दी, उसी के आसपास जहाँ पे पहले दी थी, और उसके बाद में पिटाई का सामना इसको करना पड़ा था। तो पहला पॉइंट, यहाँ से स्टॉक नीचे, और दूसरा पॉइंट, यहाँ से स्टॉक ऊपर। सेकंड अगर हम देखें तो देखो उस समय भी ये जो वॉल्यूम है ना अच्छा था, और आज भी वॉल्यूम अच्छा है। लेकिन एक पॉइंट है जो पहले नहीं था और आज है, जब ये लाल कैंडल बनी थी इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर तक चला गया, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे में आ गई।
लेकिन अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि क्लोजिंग ऊपर ही हुई है। हम कैसे चेक कर सकते हैं? फर्स्ट आप देखो कि यहाँ पे गैप कितना है, तो 22% का गैप इसमें है। अब लोग इस गैप के लिए नहीं जाएंगे, लोग बड़ी तेजी के लिए जाएंगे, क्योंकि जब ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी तेजी यहाँ पे आ सकती है अगर एनवीडिया की तरफ से और कुछ ऑर्डर्स इसको मिलते हैं। झलक मिल चुकी है, जो नेटवेब सुपर कंप्यूटर्स बनाएगा उसमें एनवीडिया की चिप डलेगी, और बनाएगा तो ऑब्वियस इसको बेचेगा भी, तो उस वजह से यहाँ पे सेल्स अच्छी आ सकती है। सो पॉइंट ये है कि इस कैंडल को किस तरह से देख सकते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, क्लोजिंग बेसिस का डेटा देखा जाता है, और क्लोजिंग बेसिस पे डेटा अच्छा है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ट को देख सकते हैं। सो उस समय क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई थी, तो इस वजह से लाइन चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे काम करता है, तो क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे। अभी की क्लोजिंग बात करें तो क्लोजिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो लाइन चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे रेसिस्टेंस हो चुका है ब्रेक, और इसको एक ब्रेकआउट के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। अब दोस्तों सोने और चांदी के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। कल यहाँ पे भी काफ़ी बड़े रिएक्शंस मिलेंगे मंडे को, और एक क्वेश्चन है आपका कि म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ कौन सा बेस्ट है, ठीक है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड की बात करते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे 2% की तेजी देखने को मिली है। सिल्वर ने बहुत अच्छा उछाल दर्ज किया, 8% का जंप यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। सिल्वर आप देखोगे तो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ पे अपने एक रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है। अगला रेसिस्टेंस ये है, अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर 50% का गैप इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रीज़न क्या है चलने के पीछे का, आपको बताइए। गोल्ड एंड सिल्वर साथ में चलते हैं। गोल्ड क्यों चल रहा है? क्योंकि 10 दिन का अल्टीमेटम ट्रंप ने दे दिया है। ट्रंप वैसे भी गुस्सा है, सुप्रीम कोर्ट से गुस्सा, पता नहीं यहाँ पे निकालेगा नहीं निकालेगा, लेकिन 10 दिन के अंदर बोला है या तो ईरान डील को साइन करेगा या फिर कुछ ना कुछ बुरा पूरी दुनिया देखेगी ईरान के साथ में होता हुआ। सो काफ़ी बड़ी धमकी है। देखते हैं क्या होता है। इस हिसाब से गोल्ड के और सिल्वर के प्राइसेस भी ऊपर जाना शुरू कर चुके हैं। साथ में आप देखोगे तो गोल्ड अभी ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी हैवी है कल के दिन, क्योंकि रिएक्शन आएगा जो क्लोजिंग प्राइस हुई है उसका, और साथ में अगर कल अच्छा गोल्ड परफॉर्म करता है तो उसका भी। उसके बाद में सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हो सकता है कल यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करे। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर अगला लेवल ये होगा। अब देखिए दोस्तों, एक फंड मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था जिसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों आ जाते हैं, और अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे 60% गोल्ड है, 40% सिल्वर है। ऑब्वियस गोल्ड को ज़्यादा रखते हैं इन्वेस्टर, रखना भी चाहिए, और सिल्वर को कम रखना चाहिए। तो अगर कोई इन्वेस्टर कंफ्यूज है कितना रखूँ कैसे रखूँ, तो वो ये फंड खरीद लेगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो फंड है, देखो पहले तो एग्जिट लोड आप देख लो जो कि बहुत कम है, ना के बराबर है। एग्जिट लोड मतलब नील है, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। तो इसका मतलब ठीक है, एग्जिट लोड नील होने का मतलब है कि आप आज खरीदते हैं तो कल बेच सकते हैं, कुछ दिन बाद बेच सकते हैं बिना एग्जिट लोड के। क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ। तो मैं आपको उस समय भी बता चुका था, ईटीएफ में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ट्रेडेड आ गया, यानी यहाँ पे ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम करना चाहता है उसके लिए ईटीएफ अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है उसके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है, मीडियम टर्म के लिए भी कोई होल्ड करना चाहता है ना, उसके लिए भी कहूंगा म्यूचुअल फंड अच्छा है। कैसे? ईटीएफ में आप क्या कर सकते हैं, ईटीएफ में ट्रेडर को एक पास में ये ऑप्शन है, जैसे मान लो सिल्वर आज 8% ऊपर चला गया, तो ट्रेडर देखेगा यार ये तो 8% ऊपर चला गया, पैसे बन रहे, चलो बेच देते हैं। क्योंकि हो सकता है उसी दिन सिल्वर 8% ऊपर जाके 2% ऊपर क्लोज करे, या फिर नीचे माइनस में जाके क्लोज करे। अब म्यूचुअल फंड वाला क्या करेगा, उस 8% की तेजी का फायदा तो उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो एनएवी चेंज होती है वो क्लोजिंग प्राइस पे होती है। तो अगर ईटीएफ ऊपर जाके नीचे जाके बंद होता है तो फिर म्यूचुअल फंड वालों को वो ऊपर का फायदा नहीं मिलेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, वो होल्ड कर रहा है। अगर वो ऐसा प्राइस देखता रहेगा बार बार तो वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं होल्ड करने वालों के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है, और जो ट्रेड करता है उसके लिए ईटीएफ अच्छा है। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, बाकी आप डिपेंड कर सकती है चीज़ें। ईटीएफ टेक्निकल्स के हिसाब से प्ले करते हैं, और म्यूचुअल फंड अगर गोल्ड एंड सिल्वर को रखना चाहता है तो वो एसेट एलोकेशन को देख के रखता है कि मेरे पास में 100 रुपीज़ है, मैंने पैसे लगा दिए हैं इक्विटी में 80%, 75%, चलो मैं 15% देना चाहता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर को, तो मैं गोल्ड एंड सिल्वर इतना रख लूंगा। अब गोल्ड एंड सिल्वर का एलोकेशन 20 हो गया, मेरी इक्विटी कम हो गई, तो 5% बेच दूंगा, इक्विटी में डाल दूंगा। वो लॉन्गर फ्रेम में होता है कि 1-2 साल में ये एसेट एलोकेशन चेंज होता है, तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड उसके लिए होते हैं, या कोई प्राइस एक्शन को देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है कि प्राइस ऊपर नीचे, तो वो भी म्यूचुअल फंड ले सकता है, क्योंकि उसमें डे बेसिस पे प्राइस एक्शन क्लोजिंग बेसिस का आता है। आपको अपने पोर्टफोलियो में मार्केट के हिसाब से एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।